हेलो बच्चों, आज हम वितान पाठ्य पुस्तक में मनोहर श्याम जोशी रचित सिल्वर वेडिंग गद्य करेंगे। सिल्वर वेडिंग यानी कि शादी के 25 साल पूरे होना। यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के शादी के 25 साल पूरे हुए हैं और दूसरा कैरेक्टर यहाँ है किशनदा का। वैसे देखा जाए तो यहाँ उसके कोई भी संवाद नहीं है, लेकिन यशोधर बाबू के ख्यालों में किशनदा हरदम रहते हैं, क्योंकि शुरू में जब वो नौकरी करने आए थे तब किशनदा ने ही उसका साथ दिया था। अब लेसन आगे करें तो जब सेक्शन ऑफिस वाईडी यानी यशोधर बाबू पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी में 5:25 बजा रही थी। वो घड़ी उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउटरे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने हाथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते। यहाँ पर इसका दफ्तर 5 बजे छूट जाता है, लेकिन ये यशोधर बाबू जो हेड थे, उनकी वजह से दूसरे उसके नीचे काम करने वाले भी 5 बजने के बाद दफ्तर में पड़े रहते हैं। यशोधर बाबू चलते चलते कृष्णानंद पांडे यानी किशनदा से मिली परंपरा का पालन करते, क्योंकि वो भी थोड़े मजाकिया किस्म के थे। उन्होंने चलते चलते कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सुस्त होना यानी कि टाइम टू टाइम न दिखाना, जल्दी जल्दी काम ना करना। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की उन्होंने क्या एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। यानी यशोधर बाबू यहाँ अपनी ऑफिस की घड़ी की बात कर रहे हैं, लोगों को उसके साथ तुलना की कि आप भी काम नहीं करते हो जल्दी जल्दी। तो ये चड्डा ने थोड़ा सा मजाक कर लिया कि आपकी घड़ी है वो सही समय दिखा रही है ना। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी और देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है। बड़े बाऊ यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। चड्डा जो असिस्टेंट था फिर भी यशोधर बाबू का हाथ पकड़ लिया, तो यशोधर बाबू को किशनदा की याद आ गई, क्योंकि दोनों साथ में काम करते थे तो किशनदा को वो भी भाई कहते थे। इसलिए ये विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। फिर चड्डा ने उनकी घड़ी के बारे में कहा कि पुरानी हो गई है, आप नई जापानी डिजिटल घड़ी ले लो। तब यशोधर बाबू ने कहा, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठट्ठा कर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर
पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आगे आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाने होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। यहाँ पर यशोधर बाबू जब मैट्रिक पास होकर दिल्ली आए तब रहने का ठिकाना नहीं था, तो किशनदा ने उसे रहने के लिए दिया। और ये वहाँ पर क्या था, खुद खाना लाओ, मिलकर पकाओ और खाओ, ऐसा रिवाज था। अब जितने भी लड़के आते थे शहर में कमाने के लिए तो किशनदा उसे शरण देते थे। उम्र कम थी इसलिए कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। यानी कि यशोधर के जीवन में किशनदा का बड़ा हिस्सा है, उनका बड़ा हाथ है कि वो आगे बढ़ सके। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होते होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चख कर बोले, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, यानी रह रहकर। यह अदा उन्होंने किशनदा से ही तो सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहब के चोचले, हमारे यहाँ थोड़ी मानते। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला। अब यशोधर बाबू पुराने ख्यालों के थे, वो डेट बेट में नहीं मानते थे। उसे ये जितनी भी जो चल रहा था वो समहाउ इम्प्रॉपर फाइन लग रहा था। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और कहा, एक नोट से सेक्शन का क्या होगा, ₹30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता था कि यशोधर बाबू बटुए में 100-150 रुपये तो रखते ही, और ऊपर से उसका रोज का खर्च गिना हुआ ही, तो बस टिकट का भी खर्चा नहीं लगता, क्योंकि वो गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते थे, अब पैदल चलते हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते। बच्चे चाहते कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो उसकी बात सोचना ही क्यों। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेशन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में था, लेकिन उनके साथ बैठकर चाय पानी या फिर गप गपासट के में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है।
इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उनके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही मन लगाने की एक नई रीत अपना ली थी। ये सब बातें देखकर हमें पता चल रहा था क्योंकि वो अपने घर जल्दी नहीं जाना चाहते थे। यशोधर बाबू रोज रोज मंदिर जाते थे तो उनके बच्चे कहते थे, बाबा आप कोई बूढ़े थोड़ी है जो रोज रोज मंदिर जाए, इतने ज़्यादा व्रत करे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते। सिद्धांत के धनी की किसनदा के अनुसार यह निशानी है कि अगर कोई बात अच्छी न लगे तो अनसुनी कर देनी। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो वह, लेकिन घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी वे DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। शुरुआत जिस क्वार्टर से हुई थी किसनदा के साथ, वो अब नहीं रहा। उसके बदले वहाँ पर इमारत खड़ी हो रही है। ये थोड़ा उसे दुख हो रहा है। अब यशोधर बाबू की जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से उसे नई बस्ती क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तो उन्होंने इन्हीं बस्ती में एक नया क्वार्टर ले लिया। पत्नी के पूछने पर बोला कि ये भी क्वार्टर टूट जाएगा तो उन्होंने कहा तब की सोचेंगे। फिर वो मुस्कुराए जैसे किसनदा मुस्कुराते थे। सच तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होता है। इस वजह से वो घर जल्दी नहीं जाना चाहते। जब बच्चे छोटे थे तब वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। अब बच्चे बड़े हो गए। उसमें सबसे बड़ा लड़का है, उसे प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी मिल गई है जो उन्हें समहाउ लग रही है यशोधर बाबू को, क्योंकि साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिल रहा है, तो शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइज सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी अपनों में परायापन पैदा करे। उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं, वो यशोधर बाबू को समहाउ लगता है। एनीवे, जेनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर वह स्वयं को दिलासा दे देते हैं।
यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इन संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना था कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत ही नहीं, बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़ी ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदर की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला तो हो ही नहीं सकता, साफ बात है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती, तो यशोधर बाबू को ये सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या फिर बुढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते थे, अनदेखा कर देना चाहते, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किसनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पला होता, लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल झती किसनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद ही हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोग में से एक ने भी उसे अपने यहाँ की पेशकश नहीं की। अब इतने सारे को उन्होंने काम दिया था, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास आकर रहो। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए। क्यों? उस समय तक उसकी शादी हो चुकी थी इसलिए, और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाया सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को ये जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी कि पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर जो हुआ होगा से भी मृत्यु हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे और ऐसा संकेत दे रहे कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गद्दा 85 में कोई क्या करता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है।
यद्यपि युवा यशोदा को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की थी। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकेंड शो सिनेमा दिखाना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा हो? जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गद्दा 25 के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी क्या करते, तंजिया करना यानी व्यंग्यात्मक कहना, व्यंग्य करते हैं ऐसे, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप तो उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीबी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने में भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की यह उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस ये कहना किसंदा का था जो यशोधर बाबू को अब तक याद है, लेकिन उनके बच्चों को ये ठीक नहीं लगता। उनके बच्चों को ये है कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके हम नया फ्लैट ले लें। किसंदा ने ऐसा सोचा था कि पैसे दूसरी जगह वेस्ट ना करे, जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहे, फिर गांव में चले जाएंगे। यशोधर बाबू ने भी यही सोचा, लेकिन फिर जब किसंदा की मृत्यु हुई और कोई पूछने वाला नहीं था, तब बच्चों का कहना भी उसे सही लगा कि थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके अगर हमारा घर लिया जाए तो जब रिटायर होंगे उसके बाद रहने के लिए काम आएगा। सिल्वर वेडिंग गद्य थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने 2 से 3 विभागों में बांटा है। यहाँ पर हमारा एक विभाग पूरा होता है, दूसरा भाग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।